It's absolutely my pleasure to call my very dear student Shruti Jain. She has been into MBBS journey from past 2 years now, and proudly she is a student, MBBS student from a very prestigious government medical college in India, that is Lady Hardin. I'm so happy because she has agreed to contribute on our channel, Leader in Making, the channel for career coaching and unleashing your true potential in the field of medical journey this time. And I have requested Shruti Jain to share about the NEET pattern, the scoring, and especially the MBBS admission process for all my dear subscribers and followers. And definitely she will be sharing one last tip on for parents as well, that how they can beautifully support their children in this particular journey. Shruti, I personally welcome you on behalf of complete Leader in Making team, so that you can share your journey, your piece of advice with all our followers. Over to you, please. Thank you so much, ma'am, for inviting me. It was a pleasure. Yeah. Please let us know about the NEET pattern first. ओके, नीट पैटर्न बेसिकली नीट हमारा एग्जाम है जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज में एग्जाम मतलब प्रिपेयर करने के लिए देना पड़ता है। तो इसमें हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका ऐसे 12th क्लास पास आउट होना चाहिए और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। अच्छा, होने चाहिए। फिजिक्स में हाँ जी, तीनों। और इसमें आपके 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं। ऐसे नीट के लिए आपके पास 50% मार्क्स तीनों सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, तभी आप नीट का पेपर दे सकते हो। तो नीट के लिए पैटर्न हमारे 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में हमारी फिजिक्स होती है, उसमें हमारे ऐसे 45 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 4 मार्क्स एंड 1 नेगेटिव मार्क। सेक्शन बी is of chemistry, that is also for 45 questions in total. 4 marks for each question and negative marking -1. And section C is for biology. Biology is for 90 questions, 4 marks each, 1 mark negative marking. Okay. तो yesterday I was also doing a podcast on NEET only, और उसमें मैंने ये जाना कि 11th क्लास का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने शुरू में तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अब वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉब्ली आफ्टर 12th? ये जो ऐसे प्रॉब्लम है ये हर किसी के साथ आती है, क्योंकि 11th में ऐसे जस्ट 10th के बोर्ड देकर आए होते हैं, थोड़ा ऐसे लीनियंट होते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं। इस वजह से ऐसे 11th क्लास थोड़ी हिंडर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा 12th होता है तो हमें उसके साथ साथ 11th को भी ऐसे वो रखना चाहिए, साइड बाय साइड उसका भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि 11th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक्स, फॉर 12th एंड फॉर नीट एज वेल। तो 11th तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। हमारा 11th 12th दोनों का सिलेबस नीट में आता है, दोनों का हाफ हाफ आता है, इक्वल वेटेज होती है, लेकिन 11th हमारे बेसिक होते हैं जिसकी वजह से हमारा 12th स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर 11th क्लास में थोड़े मजे कर लिए या फिर नहीं ध्यान दे पाए तो फिर हम 12th के साथ साथ उसको ऐसे कंसेक्यूटिवली कवर कर सकते हैं। जी। तो आपने तब कोई कोचिंग ली थी? आई थिंक ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, आपने बताया, और सेकेंड अटेम्प्ट में आपने तो सीधा ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, विच इज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एडमिशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो कैसे आपने तैयारी करी फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकेंड अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा प्रीतमपुरा में बेस्ड है, वहां पे मैंने एडमिशन ले लिया था। 2 ईयर ऐसे फाउंडेशन कोर्स था मेरा। तो उसमें हमें 11th में भी पढ़ाते थे, 12th में भी पढ़ाते थे। 11th अच्छा चल रहा था, मार्क्स भी आ रहे थे, सब हो रहा था। जैसे ही ऑफलाइन ऑनलाइन शिफ्ट हुआ कोविड की वजह से, 12th हमारा पूरा ऑनलाइन था। तो ऐसे शेड्यूल नहीं बन पाया और ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा ऐसे स्टडी से, क्योंकि स्कूल भी नहीं जा रहे थे, पेपर भी ऑनलाइन हो रहे थे, उसमें भी ऐसे थोड़ा लीनियंट ही रहता था। तो इसकी वजह से थोड़ा, जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो फिजिक्स वीक थी, बायो भी अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाई थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ऐसे 720 मार्क्स का पेपर होता है हमारा ये, उसमें से मेरे 519 आए थे। तो उसमें से प्राइवेट तो मिल जाता है लेकिन गवर्नमेंट कोई भी नहीं मिलता। तो क्योंकि फिजिक्स वीक थी और ऐसे बायो भी अच्छे से नहीं हो पाया था, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन से जब ऑनलाइन गया तो ऐसे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया ऐसे थोड़ा स्टडी से। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया था, लेकिन ऐसे था कि ऐसे स्टार्टिंग से मतलब ऐसे चाइल्डहुड ड्रीम था कि ऐसे डॉक्टर ही बनना है, ब्रांच तो नहीं।
So you were telling something about your scores. In the first attempt you scored 519 और उसके बाद second में? Second में I scored 650, which is good enough for government college in Delhi. So I get Lady Hardinge Medical College. तो इसे फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मतलब इसे बहुत इम्प्रूव करा, इसे बहुत पेशेंस आए, मतलब काफी कुछ सीखा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब सीखा। तो फिजिक्स मेन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में रुका था वो फिजिक्स की वजह से रुका था, क्योंकि ऐसे मैं कोशिश करती थी कि मैं फिजिक्स को भी ऐसे फॉर्मूलेज को रट लूं, क्रैम्प कर लूं, जो कि ऐसे दिट इज नॉट द करेक्ट वे। उसके बाद जब ऐसे सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो मेरे को पता था कि फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बायो इज लर्निंग, वो हो जाता है, केमिस्ट्री भी आसान थी और इंटरेस्टिंग भी लगती थी, तो वहां पे तो अपना ध्यान खुद चला जाता था। फिजिक्स ऐसे मेन हर्डल था जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ऐसे नीट नहीं हो पाया था। तो फिर फिजिक्स के ऐसे मैंने यूट्यूब से फिजिक्स वाला के लेक्चर्स देखे, उन्होंने एकदम ऐसे बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, एक्सप्लेन करा हुआ है। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस करती थी, तो ऐसे धीरे 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 फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बनाए, प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस, और लास्ट तक ऐसे बहुत मेहनत करी। तो जब ऐसे सेकेंड अटेम्प्ट में पेपर दिया तो फिजिक्स बहुत अच्छी हुई, मतलब फिजिक्स में से मैंने आपको 45 क्वेश्चंस बताए थे ना, तो उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे, तो जिसकी वजह से ऐसे स्कोर इम्प्रूव हुआ, फिर वो 650 हो गया। जी जी, आई मीन दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट श्रुति, क्योंकि पहले में भी आपका 519 था, बट जो आपने पेशेंस दिखाए और आपने जो करेज दिखाया सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सो पहले जब आपका 519 स्कोर आया तो आपने मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई किया था, और यू आर वेरी सॉर्टेड इन योर माइंड कि नहीं, मुझे तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना ही है? मैंने इसे काउंसलिंग में से सोचा था कि मैं करूंगी, लेकिन मेरे को पता था ऐसे राकेश अंकल नीट नेविगेटर, मैंने उनसे भी कांटेक्ट करा। उन्होंने मेरे को बोला कि इस स्कोर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी स्टेट में कहीं पे मिलेगा। और ऐसे प्राइवेट का नहीं था, मतलब ऐसे इतना बर्डन डाल के, इतना लोन लेके मेरे को नहीं करना था प्राइवेट, तो बिल्कुल भी नहीं करना था। तो फिर ऐसे था कि बीएससी कर सकती हूँ, पार्शियल ड्रॉप ले सकती हूँ, या फिर ऐसे पूरे से कंप्लीट ड्रॉप लूँ। तो उसमें भी अंकल ने काफी हेल्प करा। अंकल ने बोला अगर सही में मन है नीट देने का, सही में मन है डॉक्टर, तो बंद कर दो अपने कमरे और ऐसे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करना। फिर और ऐसे था कि डॉक्टर तो बनना ही था, तो मैंने सोचा एक अटेम्प्ट और वर्थ इट है। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा पढ़ाई करना, और ऐसे 9 मंथ का गैप आया था पहले अटेम्प्ट में और दूसरे अटेम्प्ट में, तो उसमें फिर ऐसे अच्छे से पढ़ा, क्योंकि ऐसे था कि गवर्नमेंट में ही लेना है, चाहे किसी भी स्टेट में मिल जाए, लेकिन ऐसे उस टाइम गवर्नमेंट मिल नहीं रहा था, और जब सेकेंड अटेम्प्ट में मिला तो गवर्नमेंट दिल्ली में ही मिल गया। वंडरफुल। आई थिंक ये स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को ध्यान देने वाली बात है कि एक तो फिजिक्स सब्जेक्ट पे श्रुति ने बहुत ज्यादा काम किया, एंड सिंस उसका फर्स्ट स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में 519 था, तो अगर आपका गैप है और अगर आपको लगता है कि आप पार्शियल कुछ कर सकते हैं या और कोई अंडर ग्रेजुएट साइंस में प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एब्सोल्युटली सॉर्टेड है अपने माइंड में कि भाई मुझे तो चाइल्डहुड ड्रीम ही आगे बढ़ाना है, जो कि मेरा डॉक्टर है, तो you complete all your, you close all your doors and you keep focused on your, you keep your focus on your studies, और बिल्कुल आपने उसको जीता और आपने गवर्नमेंट कॉलेज में लिया, और दैट टू दिल्ली में लिया, क्योंकि लेडी हार्डिंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज। तो एडमिशन जो आपका स्कोर आया वो 650 आया, और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिटेल में बताइए स्टूडेंट्स को, कि स्कोर आने के बाद स्टूडेंट को, जैसे एनटीए वेबसाइट है या और भी अगर कोई वेबसाइट है, उस पर फिर एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस के लिए अक्रॉस इंडिया रीजन कैसे मूव करना चाहिए? ओके, तो जो नीट कंडक्ट कराती है वेबसाइट या फिर आप एजेंसी बोले, वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद जैसे ही पेपर खत्म होता है, रिजल्ट आता है, हमारा जो एनटीए से काम है वो शिफ्ट हो जाता है एमएनसी पे। उसमें क्या होता है, हमारी वो वेबसाइट हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती है। तो हमारे काउंसलिंग में जैसे आपके कॉलेज में अगर 100 सीट्स है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है स्टेट कोटा, एक होता है ऑल इंडिया कोटा। स्टेट कोटा की आपकी सीट्स होती है 80%। 80% अगर मतलब 100 सीट्स है तो 80% वो दिल्ली वालों को प्रेफर करेंगे अगर कॉलेज दिल्ली का है, और 20% ऑल इंडिया कोटा से मिलती है, जो कि आपके दिल्ली से बाहर के हरियाणा, गुजरात, राजस्थान कहीं से भी बच जाते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं दिल्ली से ही पढ़ी थी, और मेरे को दिल्ली में ही ऐसे चाहिए था, ऑप्शन चाहिए था कि दिल्ली के कॉलेज मिल जाए। तो मैंने सारे दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज भरे थे, जो कि 3 होते हैं हमारा, यूसीएमएस, मैमसी, एलएचएमसी। तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये 3 हमारे गवर्नमेंट दिल्ली में आते हैं, जो दिल्ली कि में ऐसे कॉलेज। प्योरली गवर्नमेंट।
फिर आते हैं हमारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि वर्धमान मेडिकल कॉलेज, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, RML और NDMC। तो जब मेरा सबसे पहला राउंड हुआ काउंसलिंग का, मेरा काउंसलिंग तो ऐसे बहुत आसानी से हुआ था, क्योंकि ऐसे मैंने राकेश अंकल को कांटेक्ट कर लिया क्योंकि था, और तो आपका उन्होंने स्कोर ऐसे भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा था 650 एंड अबव, ग्रेट स्कोर जी। हाँ, तो उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर करते हो, आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है कि दैट आई एम लुकिंग फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। वो आपको पूरी लिस्ट देते हैं डॉक्यूमेंट्स की, आधार कार्ड, आपका नीट स्कोर, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका ऐसे बीच में अगर गैप था, जैसे मेरा गैप था, तो उन्होंने मुझसे पूछा ऐसे गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है कि मैं इस गैप में कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में से इंडल्ज नहीं हुई, तो गैप सर्टिफिकेट हमारे ऐसे गवर्नमेंट से बनता है। और आपका ऐसे पैन कार्ड हो, वो मतलब बेसिक डिटेल्स, जैसे 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ये सब चाहिए होता है। तो उसके बाद जब आप रजिस्टर कर देते हो, आपके पास ऐसे आ जाता है कि ये आपका आईडी है, इस आईडी से आप लॉग इन कर सकते हो जब भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो जब मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, मैंने बात कर ली थी, मतलब आप पास कोर्स से देख सकते हो कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलता है। जैसे LHMC में आपका 630 तक मिल जाता है स्कोर, और ऐसी हर कॉलेज का क्राइटेरिया होता है कि इतने तक मिल जाता है, कट ऑफ आ जाती है पहले से। अगर आप पास्ट एडमिशन देखो तो उससे थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया मिल जाता है कि मेरा इतना स्कोर है तो मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। जी। फिर उसके बाद ऐसे मेरे को पता था ऐसे कि मतलब ऐसे मैं एक UCMS कॉलेज है वो ट्राई कर रही थी, लेकिन वो नहीं मिल पाया, तो मेरे को पता था ऐसे LHMC आ जाएगा। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे रखा, सबसे पहले एम्स रखा, क्योंकि वो ऐसे सबका ड्रीम कॉलेज है, मतलब मेरे को ऐसे था कि पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट। तो ऐसे एम्स रखा, फिर मैमसी रखा, फिर वर्धमान रखा, फिर UCMS रखा था, फिर LHMC रखा था। तो आपके फिर ये आपने डिटेल्स भरने होते हैं, अपने ऑप्शन सेट करने होते हैं, और फिर आपको लॉक कर देना होता है कि ये मेरे सारे ऑप्शन है, दीज आर माई प्रायोरिटी, कि मेरे को इसमें मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट में एडमिशन चाहिए। उसके बाद आप लॉक कर देते हो, आप लॉग आउट कर देते हो। फिर जब रिजल्ट आता है, वो किस बेसिस पे आता है कि जो आपने कॉलेज भरा है और जिस जो मार्क्स आए हैं आपके, वो दोनों मैच कर रहे हैं नहीं। जैसे मेरा स्कोर 650 है, अगर मैं सिर्फ एम्स भर देती तो मेरे को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता, क्योंकि उसमें 700 स्कोर चाहिए होता है। तो आपको अपनी वेराइटी ऐसे थोड़ा वाइड रेंज रखना होता है, थोड़े से ऊपर के भरने होते हैं, थोड़े से नीचे के भरने होते हैं, जो भी आपके मार्क्स आए होते हैं। फिर आपका काम वहां पे खत्म हो जाता है। फिर जो वेबसाइट है NNC, वो आपको करती है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स एंड रैंक। जी, क्या फुल फॉर्म बताएंगे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर वेबसाइट का? मेडिकल नेशनल काउंसलिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स हैव टू रिमेम्बर कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपको कंसिडर करनी है जब आप फाइनल एडमिशन के लिए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया श्रुति, गैप सर्टिफिकेट। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि गैप आपका अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में मीनवाइल एडमिशन ले रहे हैं और बैक टू बैक एवरी ईयर आप नीट अपीयर कर रहे हैं, तब भी वो सर्टिफिकेट बनाना है, या अगर आप कुछ नहीं कर रहे उस ड्यूरेशन में तब वो सर्टिफिकेट बनेगा? मेरा पार्शियल ड्रॉप था मैम, जैसे अगर कोई BSc कोर्स ले लिया, फिर कोई भी कोर्स ले लिया, तब वो आपका इससे एकेडमिकली कोई गैप कंसिडर नहीं हुआ। तब वो मेरा कंटिन्यू ऐसे रहेगा? कंप्लीट ड्रॉप। हाँ अच्छा जी, मैंने 12th के बाद ऐसे 9 मंथ का ऐसे गैप लिया था। मेरा 9 मंथ का गैप बना क्योंकि मैं तब किसी भी से रजिस्टर्ड नहीं थी एज स्टूडेंट, किसी भी जी कॉलेज में या कहीं पर भी। तो वो जी। मेरा कंप्लीट ड्रॉप था, इसकी वजह से मुझे वो गैप सर्टिफिकेट देना पड़ा। अगर आप बैक टू बैक नीट दे रहे हो या फिर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, तो दैट इज नॉट कंसिडर एज गैप श्योर। तो इन उस टर्म्स ऑफ गैप गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट का प्रॉपर रीजनिंग के साथ सर्टिफिकेट बनता है कि आपने गैप क्यों लिया? जैसे आपने तो प्रिपरेशन के लिए लिया। ये लिखा जाता है हाँ जी, क्या प्लीज बताएंगे दोबारा, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल हिच, कि उस गैप सर्टिफिकेट में मेंशन भी करना होता है रीजन? हाँ जी, आपको रीजन मेंशन करना होता है कि जी हमने क्यों गैप लिया, जो कि ऐसे ऑब्वियस था कि ऐसे प्रिपेयर करना था। और जी। 2-3 चीजें और होती है कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज तो नहीं हुए, आपका ओके ऐसे कहीं बाहर तो नहीं गए। ये 2-3 चीजें वो आपका लॉयर ही मेंशन करता है कि क्या क्या ऐसे दिक्कत थी, क्यों जी प्रिपेयर करने के लिए लिया था, और ऐसे जी कुछ भी ऑफेंसिव नहीं था ऐसे जी करके। जी। तो जो आपने सेकेंड ईयर में कंसंट्रेट करा फिजिक्स पर और उसके स्कोर आने के बाद यू आर वेरी श्योर कि आपको लेडी हार्डिंग में मिल जाएगा, क्योंकि आपने स्कोरिंग पहले ही टेस्ट कर ली थी कि 630 हाँ के जी। आसपास उसका स्कोर आ रहा है।
उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी जो कि 600 और 650 के बीच है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो 600 650 से ऊपर रफली जो मैं देख रही हूँ चार्ट, वो 650 से ऊपर चाहिए ही चाहिए। सो दैट्स अ वेरी रिस्की एरिया कि अगर बच्चा 600 और 650 रेदर 620 या 650 के बीच में है तो उनको क्या ब्लॉक करनी चाहिए सीट, प्राइवेट में भी साइमल्टेनियसली लेना चाहिए, क्या गाइड करना चाहेंगी आप? जो 600 और 650 स्कोर है मैम, दैट इज वेरी ऐसे ग्रे एरिया है आपका। जी ये आपको ऐसे एडमिशन मिल भी सकता है, दिल्ली में नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, 100% श्योर कि दिल्ली में तो नहीं मिलेगा इतने ओके मार्क्स में। ओके और इसे जो साउथ के कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज है, जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसे अगर कोई और कैटेगरी है तो आपको मिल सकता है रिजर्व क्लासेस के लिए। जी लेकिन मैं बोलती हूँ अगर इतना स्कोर है 600 से 650 है तो आपको काउंसलिंग में ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि अच्छा लास्ट राउंड तक जाते 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 बहुत बच्चे सीट छोड़ते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाते हैं, तो सीट्स ऐसे वेकेंट होती है। तो मेरे जी को लगता है इन बच्चों को ऐसे काउंसलिंग के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। जैसे मेरा 519 था, दैट इज वॉज वेरी लो, जहाँ मेरे को बोल दिया था कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगा। जी तो जी आई वॉज नहीं मिलेगा तो मैं नहीं ट्राई करती, लेकिन 600 से 650 इसमें काउंसलिंग के लिए पक्का ट्राई करना चाहिए, और हो भी सकता है मिल जाए, क्योंकि ऐसे सीट्स बढ़ रही है। यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे सीट्स बढ़ी थी जब हमारे ऐसे योगी जी आए थे, तो उसके बाद ऐसे काफी सारी सीट्स हैं, तो ट्राई तो करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे मत सोच के बैठो कि मेरा तो हो ही जाएगा, तो आप किताबें भी अपने ऐसे दे रहे हो, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो गए हो। थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ, माइंड में आपका ऐसे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि मेरा एडमिशन शायद ना हो, तो मेरे को प्रिपेयर करना पड़ सकता है। लेकिन जी हाँ, आप काउंसलिंग में ट्राई भी ना करो, वो तो बहुत ही ऐसे गलत चीज है। काउंसलिंग जी काउंसलिंग में ट्राई करना चाहिए, लेकिन आपको बैक ऑफ माइंड में थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए कि हो सकता है इस साल ना हो, तो मेरे को शायद फिर से प्रिपेयर करना पड़ सकता है। जी जी। सो जो आप बताना चाह रही हैं स्टूडेंट्स को, जो कि ग्रे एरिया डेफिनेटली है, इट्स एरिया ऑफ रिस्क फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, तो स्टूडेंट्स को सेकंड थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग लिस्ट तक वेट करना चाहिए अगर उनका स्कोर हाँ 600 या 650 के बीच है। और 650 एंड अबव ही आपको दिल्ली में मिलेगा, और उससे नीचे अगर आपका स्कोर है तो हो सकता है जी, इंडिया में जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो उसमें मिल सके। तो ये थोड़ा हाँ सा जी। सपोर्ट आप बताएं कि पेरेंट्स की तरफ से उस ड्यूरेशन में क्या सपोर्ट आपको लगता है होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही डाइसी सिचुएशन है कि वो 600 से ऊपर है लेकिन 650 से नीचे है। फीस में बहुत डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में। आपने पहले ही बोला कि आप इतना फंड नहीं लेना चाहती और फीस अनकंपेरेबल है। और कोई यस। भी चाहेगा कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन मिले, वन ऑफ द मेन रीजन इज फीस। तो पेरेंट्स से आप क्या सपोर्ट चाहेंगी? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज में आपने, आपकी जो पढ़ाई चल रही है, आपका सेकेंड ईयर है, तो कैसी फैसिलिटीज हैं, कैसे लैब्स हैं और कैसे वहां पर टीचर सपोर्ट है, उसके बारे में जरूर बताइए पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। तो पेरेंट्स को सबसे पहले, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है, प्रिपरेशन का टाइम भी बहुत ऐसे बहुत टेंशन वाला होता है, काफी हेक्टिक होता है, और जी उससे भी ज्यादा होता है एडमिशन का, क्योंकि आप पेपर दे चुके होते हो, आप कुछ कर नहीं जी सकते, वी जस्ट हैव टू विजिट एंड लुक फॉर इट। तो पेशेंस, बहुत ज्यादा ऐसे पेरेंट्स को पेशेंस रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए डिसीजन को, जो भी वो डिसीजन ले कि काउंसलिंग में जाना है या फिर सीधा प्रिपेयर करना है, जो भी डिसीजन ले उन्हें सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि वो ऐसे घबराया हुआ है, उसे नहीं पता कि अभी क्या करना है। हाँ शी इज जी, सॉरी मैम एंजॉयिंग फॉर द। द वॉइसेस अराउंड, दैट्स ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो इससे काफी टेंशन रहती है, पता नहीं होता कि एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। उसमें अगर पेरेंट्स भी प्रेशर डालने लग गए कि क्या चल रहा है, बताओ हमें क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ऐसे स्ट्रेस। मेंटल प्रेशर आ जाएगा जी कि वो जी फिजिकल हेल्थ को हर चीज पे अफेक्ट करेगा। तो पेरेंट्स को वैसे एकदम पेशेंस रखना चाहिए, काफी सपोर्टिव होना चाहिए कि जो भी होगा हम साथ में, अगर मिले तो साथ में है, नहीं मिले तो भी साथ में है, ऐसे जी जी काफी ज्यादा ऐसे सपोर्टिव रहना चाहिए। और जी ऐसे बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन में हो सकता है, तो उससे बातचीत करनी चाहिए बैठ के, ऐसे उसके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो एडमिशन वाला प्रोसेस है, प्रोसेस और रिजल्ट ड्यूरेशन से, है। जी जी दिस इज वेरी 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 टायरिंग, बहुत ज्यादा टेंशन होती है।
जी तो जी ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, यही 2-3 चीजें हैं जो ऐसे सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। जी। तो कैसी फैसिलिटीज हैं, लैब्स हैं और फैकल्टीज हैं गवर्नमेंट कॉलेज में? जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते तो लेडी हार्डिंग वैसे बहुत पुराना कॉलेज है, लेकिन हमारे में ऐसे रेनोवेशन चलता रहता है, हर गवर्नमेंट कॉलेज में रेनोवेशन चलता रहता है। तो ओके। जैसे हम सोच रहे थे ऐसे पुराना है तो ओल्ड बिल्डिंग्स होगी, इतना कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हमने देखा है इससे अभी 3-4 years बैक एकदम ऐसे नया बिल्डिंग खुली है कॉलेज की, और वो बहुत ओके। सुंदर है, मतलब फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। ऐसे लिफ्ट की फैसिलिटीज है फुल, ऐसे वो एसी भी पूरा ऐसे सेटल्ड है, और काफी अच्छी फैसिलिटीज है। टीचर काफी काफी ज्यादा ऐसे पढ़ के आए हैं, मतलब ऐसे डिग्रीज हैं उनके पास काफी अच्छी अच्छी, सब डॉक्टर्स ही है, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही पढ़ाते हैं, तो यू आर जी। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। वहाँ पे क्रीम आता है दिल्ली का, दिल्ली श्योर। गवर्नमेंट कॉलेजेस में। श्योर। हाँ जी, तो टीचर्स काफी एजुकेटेड है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी हर गवर्नमेंट कॉलेज को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एफिलिएटेड होना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, वहीं पर हमारी क्लिनिकल रोटेशंस होती है, जहाँ पे हम पेशेंट से बात करना सीखते हैं, सिम्टम्स देखना सीखते हैं, हिस्ट्री टेकिंग सब सीखते हैं वहाँ पे। तो जी। हमारा जो ऐसे लेडी हार्डिंग के साथ हमारे दो ऐसे सुष्मिता कृपलानी और ऐसे कलावती, ये दो हॉस्पिटल हमारे एफिलिएटेड है, तो वहाँ पे जाके हमारी पोस्टिंग्स होती है, और काफी अच्छा फैसिलिटीज है, काफी अच्छा एक्सपोजर है। दिल्ली की कॉलेज के इसलिए थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यहाँ पे बेस्ट केसेस आते हैं हमारे पास। जी। तो गवर्नमेंट में ये वैसे फैसिलिटीज पूरी है, आपके मिनिमम फीस है हमारी 1650 फीस थी बस फॉर 5 year कोर्स। ओके। ओके, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस। तो जैसा कि ये कोर्स 5.5 साल का है, जिसमें आपकी 1 साल की इंटर्नशिप ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो एमबीबीएस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं डिटेल में, उसमें से आपने क्या सोचा है कि आप एमबीबीएस के बाद क्या करेंगी, कौन सी लाइन ऑफ मेडिकल चूज करेंगी? उसके बारे में जरूर बताइए। एनी थॉट्स अराउंड दैट एरिया? ऐसे चाइल्डहुड ड्रीम जब डॉक्टर का था, तो ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हार्ट था, कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा। तो अच्छा। जाके ऐसा हमें टीचर्स ने बताया है कि यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ, आपकी जब क्लिनिकल रोटेशंस होती है आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आप स्टर्न नहीं हो सकते कि मेरे को तो कार्डियो ही चाहिए। आपको जी। देखना पड़ेगा कि उस फील्ड में आप मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, उसके पेशेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं। जैसे कई बच्चों को ऐसे पीडियाट्रिक होते हैं, वो ऐसे जो छोटे बच्चों वाला डिपार्टमेंट होता है, कई जी। बच्चों को बच्चे बिल्कुल नहीं बस सकते, तो दे जी। कांट गो इनटू दैट, क्योंकि फिर रेस्ट ऑफ लाइफ में फिर बच्चों से ही डील करना होगा। हाँ तो जी। ये क्लिनिकल रोटेशन ये हमारा जो ब्रांच चूज करने में बहुत हेल्प करती है। हमारे हर डिपार्टमेंट में 2 हफ्ता हर डिपार्टमेंट में ऐसी कोचिंग होती है, मतलब हमें वहाँ पे सिखाते हैं कि जैसे अब हाँ, तो हर बार 2 हफ्ते के लिए आपको 2 हफ्ते में रोटेशंस मिलती हैं? अच्छा। जैसे डर्मा में हो सकती है, अभी जो रिसेंटली मेरी हुई है वो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में हुई है, तो वहाँ पे ओके। हमने टीबी के केसेस देखे, और हमने देखा है ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कोई भी अगर हमारा कॉइन लेजन हो जाए या फिर कुछ भी ऐसे हार्ट में या फिर लंग में दिक्कत हो जाए, तो कैसे हमारी पूरी बॉडी करता है। तो हर डिपार्टमेंट में ऐसे पोस्टिंग होती है, ताकि हर डिपार्टमेंट का हमें क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाए। कई श्योर। बच्चे होते हैं ऐसे एमबीबीएस में ले लिया लेकिन नहीं पता क्या करना है, तो वो क्लिनिकल रोटेशंस अपना पार्ट यहाँ पर प्ले करती है, कि वो एक्सपोजर दिलाती है हर फील्ड से। जैसे डर्मा वाली फील्ड में ऐसे काफी ऐसे स्मूथिंग चलता है, सब 9 to 5 होती है, ऊपर से ऐसे ज्यादा इमरजेंसी नहीं आती, लेकिन वहीं पर आप ऑर्थो में चले जाओ तो वहाँ पे हमारे जो ट्रॉमा के केसेस होते हैं सबसे ज्यादा ऑर्थो रेफर करता है। तो हर फील्ड अलग अलग होती है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। मेरा एज पर से अभी सर्जरी दैट टू स्पेसिफिकली कार्डियो में है, बाकी ऐसे बोलते हैं कि ड्यूरेशन द कोर्स ऐसे चेंज होता रहता है। जी। जी। तो ये बहुत ही वैसे तो हर कोर्स में यही सजेशन दिया जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है उसमें इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स करे जाएं, ताकि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए और उसके बाद ही आप फाइनल स्पेशलाइजेशन डिसाइड करें। अब क्योंकि ये हॉस्पिटल वही है और लैब्स वही हैं और डिपार्टमेंट्स भी वही हैं, तो क्या हर इंटर्नशिप के बाद स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलता है उस ड्यूरेशन का जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने सपोर्ट किया है? नहीं मैम, हमें ऐसे इंटर्नशिप जो हमारी होती है 1 year की, आफ्टर जी। 4.5 years 5 years। एमबीबीएस कोर्स होती है, तो हमें जी। लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है कि दैट वी आर सर्टिफाइड सर्टिफाइड डॉक्टर नाउ। ऐसे हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग वो नहीं मिलता मैम, अच्छा। कि आपका डर्मा का हो गया तो उसका अलग से सर्टिफिकेट। जब 1 year कंप्लीट हो जाता है, सारी इंटर्नशिप में रोटेशंस हो जाती है हमारी, तब हमें सीधा सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि हम 4th year का एग्जाम देकर आए होते हैं। सिर्फ इंटर्नशिप की वजह से ऐसे हम प्रॉपर ऐसे सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं बोल पाते अपने आप को। जैसे वो सर्टिफिकेट मिल जाता है आफ्टर 1 complete year ऑफ इंटर्नशिप,
उसके बाद हमारा ऐसे सर्टिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर वी कैन कॉल। जी जी, तो ये अच्छी बात है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक कंप्लीटली एक सर्टिफिकेट किट मिल रही है, विच इज एब्सोल्युटली न्यू थिंग इन एमबीबीएस, क्योंकि जनरली बाकी कोर्सेज में अगर आप देखें तो एक एक इंटर्नशिप के बाद बच्चों को मिलती है. सो दैट्स अ वेरी गुड एंड अ ब्यूटीफुल इंसाइट फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स. एंड थैंक यू सो मच श्रुति फॉर एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस सो मच इन डिटेल. और आपने एमबीबीएस को बहुत ही डिटेल में हमें बताया. एंड एज फार एज माय नॉलेज गोज, इसमें शायद आपके 19 या 20 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो उन स्टूडेंट्स यस के लिए मैम। जिनकी साइंस जो कि कुछ सब्जेक्ट्स में उन्होंने इंटरेस्ट लिया और कुछ में नहीं लिया, तो कितना पढ़ना आसान रहता है या मुश्किल रहता है एमबीबीएस, क्योंकि अब आपको टोटल 19-20 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. तो मैम ऐसे होता है जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे 3 सब्जेक्ट्स थे, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री। तो मेडिकल का कोर्स ऐसे सेट करा गया है कि हमेशा ऐसे आपको एक लीनियंट सब्जेक्ट मिलता ही मिलता है। जैसे एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री वाज वेरी लीनियंट, जो हम ऐसे थोड़ा कम पढ़े या फिर हफ्ते में ऐसे 2 डेज भी पढ़े तो भी आराम से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है मैम, ऐसे हेक्टिक है लेकिन ऐसे मैनेज करने पे हो जाता है, क्योंकि वो भी इसी हिसाब से कोर्स सेट करते हैं ताकि बच्चे पास हो जाए। तो एक हमेशा मुश्किल सब्जेक्ट होगा, एक आपका बहुत लीनियंट सब्जेक्ट होगा, एक होगा आपका सब्जेक्ट कि आपका इंटरेस्ट कैसा बन रहा है। तो एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री से जैसे ये फर्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर में हमारा माइक्रोबायोलॉजी, पैथ और फार्मा है। इसमें हमारा माइक्रो बहुत आसान है, जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री था, वो बहुत लीनियंट होता है और ऐसे आप आराम से लास्ट में उसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और बाकी दोनों सब्जेक्ट को हमें ऐसे साइड बाय साइड चलाना पड़ता है, क्योंकि दोनों फार्मा में हमारे ड्रग्स के नाम बहुत सारे होते हैं, जो कि आपको ऐसे रिविजन करना पड़ेगा बार बार तो हमें याद जी रहे। तो जी ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन टाइम मैनेज हो पाता है, कुछ आसान होते हैं कुछ मुश्किल होते हैं। जैसे हमारा फोर्थ ईयर में ऑर्थो होता है, दैट इज वेरी शॉर्ट पार्ट, तो वो जी भी हमारा आसानी से कवर हो जाता है। जी तो जी हेक्टिक है टाइम मैनेजमेंट के साथ, और अगर आप नीट क्रैक करके आए हो तो आप में इससे कहीं ना कहीं है ऐसे मतलब काबिलियत कि आप एमबीबीएस भी आराम से कर लोगे। जी जी. सो जाते जाते आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अगले साल और जिनका सेकंड अटेम्प्ट भी होगा अगले साल? तो इसे फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट आपको ये नहीं देखना है कि आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, आपको अपना जी 100% देना है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट को ये नहीं सोचना है कि हमारे पास तो अभी सेकेंड अटेम्प्ट भी आएगा, थर्ड भी आएगा। जी आपको ऐसे देना है कि यही आपका ऐसे आखिरी है, आपको अपना ऐसे 100% दे देना है उसमें। स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क दोनों चीजें करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और ऐसे सबसे बड़ी बात ऐसे मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इसकी वजह से काफी आपका फिजिकल हेल्थ सब इफेक्ट होता है। तो मेंटल हेल्थ सही रखनी है, प्रेशर नहीं लेना है। मेंटल हेल्थ कैसे, आप थोड़ी थोड़ी हॉबीज ले सकते हो, जैसे अगर फ्री टाइम हो रहा है या फिर थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, तो आप स्केचिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जी बाकी ऐसे कोर्स वास्ट है लेकिन आसान है, आप ऐसे रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। अगर बैकलॉग हो गया तो उन्हें पहले कवर करो, फिर करंट ऐसे चलाओ साथ में। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, फिजिकल मेंटल सब हेल्थ कैसे ध्यान अच्छे से रखना है, और बाकी तो हो जाएगा फिर। So nice of you, and I'm so happy that at this age you're giving so much importance to mental health and mental well-being. तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी? आप कौन सी हॉबी अडॉप्ट कर रखी थी आपने जो इतना अच्छा आपका ये बैलेंस रहा? स्केचिंग करती थी, मतलब आई हैव अच्छा. मल्टीपल स्केच जो ऐसे मैं अभी भी दिखाती हूँ कि ये मैं नीट टाइम पे बनाती थी जब ऐसे बोर हो जाती थी या फिर ऐसे एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो जी काफी ऐसे वॉक करने चली जाती थी पार्क में, क्योंकि ऐसे ड्रॉप ईयर में कहीं नहीं जा रहे होते हो, आपके पास जी. ऐसे स्कूल खत्म हो चुका होता है, कॉलेज में एडमिशन आपने लिया नहीं होता, 24/7 आप घर में रुक रहे होते हो, तो यू हैव जी. टू ऑप्ट हॉबी। दैट्स अ वंडरफुल सजेशन एंड दैट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस कि अगर आप चार दीवारी में बंद हैं और आप अपने आप पे पूरा फोकस कर रहे हैं उन चार दीवारी में, और आपको पता है कि अब आप दरवाजे बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग के लिए और रिलैक्स करने के लिए आपको थोड़ी बहुत वॉकिंग और कोई ना कोई एडिशनल हॉबीज जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए. Shruti, you don't know how much beautifully you have explained the complete process, especially the MBBS admission process. And my request to all students and all parents, अगर आपको लगता है कि आपको श्रुति से और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट पूछना है, do
do share the, your message in the comment section below. And our team will definitely share that particular message with Shruti. We will share the link of this podcast even with you, Shruti, so that you can respond to the queries there and then. My personal thank you for sparing your time. I know you have your college from tomorrow and you tried your best to make it today. I'm so very thankful to you for contributing to our channel Leader in Making at such short notice. And we would definitely like to invite you again in time to come when you are finally deciding for your PG program and how you will be preparing for NEET PG, and post that also once you will take back the admission. Again, I really wish that you get your PG admission also in a government college of your choice. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It means a lot. Yeah, my best wishes to you, and we will definitely be in touch. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.